नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि देश के अंदर जो कोविड के हालात हैं, कोविड क्राइसिस है इस समय, इसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है लैक ऑफ लीडरशिप पर। यहां पर आप देख सकते हो कॉम्प्लिसेंसी, लैक ऑफ लीडरशिप बिहाइंड कोविड-19 क्राइसिस सेज रघुराम राजन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे थे, बट इसके साथ साथ और भी कई सारे मुद्दों पर उन्होंने टच किया है, बात की है, उन सबको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर सबसे पहले उनके द्वारा बोला क्या क्या है। ये याद रखिएगा, ट्यूसडे को रघुराम राजन जी ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू दिया था विद कैथलीन हेज, और उसमें उन्होंने ये बताया इंडियाज ओवरवेलमिंग सर्च, जिस प्रकार से यहां पर कोरोना वायरस का इंफेक्शन बढ़ता जा रहा है, ये क्लियरली जो फर्स्ट वेव के बाद कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाना कि हमने तो ये जंग जीत ली है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि लैक ऑफ फोरसाइट, मतलब कि आगे जो हम देख सकते थे शायद हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, लीडरशिप नहीं दिखाई कहीं ना कहीं, इसी की वजह से आज हमें ये हालात देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर और क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रहा था उससे हमने शायद कुछ सीखा नहीं। अगर हम शायद केयरफुल होते, कॉशियस होते और यहां पर एग्री करते कि अभी तक जो चीजें हमने की हैं उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहां पर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि हमने फर्स्ट वेव के बाद जो चीजें की हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद यहां पर सेकेंड वेव नहीं आएगा। यहां पर अगर हम कोई भी पर्सन अगर ध्यान से देखता पूरे विश्व के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्राजील का उदाहरण दिया और यह कहा कि ब्राजील में भी वापस से कोरोना आया था और बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से आया था। उसी प्रकार से हमें पता हो जाना चाहिए था कि भारत के अंदर भी जो वायरस है वो आने वाला है, लेकिन शायद हमने उसको नजरअंदाज किया। मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमें सीखना चाहिए था, जैसे कि सेकेंड वेव आप देखोगे बाकी कंट्रीज के मुकाबले भारत के अंदर काफी देर के बाद आया, तो हम अगर पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते तो चीजें ऐसी नहीं होती। और आज की डेट में आप देख सकते हो जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है, इट इज 4.12 लाख, इतने सारे नए केसेस सामने आए हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो रहा है कि लॉकडाउन को लगाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस चीज को अवॉइड किया है, क्योंकि जिस प्रकार से इकोनॉमिक डिवास्टेशन आया था यहां पर पिछले साल, उसको देखते हुए शायद अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे ज्यादातर लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस के जो टॉप डॉक्टर हैं, दैट इज डॉक्टर एंथनी फॉची, उनके द्वारा बोला गया लिटरली लॉकडाउन फॉर अ वीक्स। क्लियरली उनके द्वारा कह दिया गया है कि अगर हमें चेन को ब्रेक करना है तो यह चीज अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार शायद अभी इसके लिए कंसीडर नहीं कर रही है। जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन वगैरह हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसको ही अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर डॉक्टर रघुराम राजन ने क्या बोला है आप देख सकते हो, विक्ट्री डिक्लेयर्ड फर्स्ट, हमने पहले ही यहां पर जीत हासिल कर दी थी। जब फर्स्ट वेव के बाद आपको याद होगा अक्टूबर के समय हम पीक पर चले गए थे, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक चीजें काफी तेजी से कम हो रही थी। जनवरी आते आते तो आपको पता ही होगा कि काफी ज्यादा कम हो गया था कोरोना, और ऐसा लग रहा था कि शायद हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। और इट्स टाइम टू ओपन अप, मतलब जिस तरह से हमने इकोनॉमी को ओपन अप और सारी चीजें करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं एक तरह का जो पहले ही विक्ट्री डिक्लेयर कर देना, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आज हमें यह हालात देखने को मिल रहे हैं अगर चीजों को हम सही तरीके से करते नहीं होता। इसके अलावा यहां पर रघुराम राजन ने वैक्सीन को लेकर भी बोला है, यह भी कहा है कि भारत जो है एक तरह से सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने खुद के पॉपुलेशन के लिए जो वैक्सीन की प्रिपरेशन करनी थी उसको नहीं किया है। यहां पर जो रिलेटिव सक्सेस मिला था बाकी देशों के मुकाबले पहले वाले वेव में, हमें ऐसा लगा कि खुद के पॉपुलेशन के लिए जो वैक्सीन है उतना तेजी से लगाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके किया जा सकता है। और यह आपने देखा भी होगा कि सरकार ने स्टार्टिंग में सीरम इंस्टीट्यूट को जो ऑर्डर है वो बहुत ही कम मात्रा में दिया था, वो तो अब जाकर यहां पर सरकार जो है इमरजेंसी मोड में आई है, गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर, इस तरह की बातें यहां पर रघुराम राजन जी का कहना है। और वो यही कह रहे हैं कि सरकार को लगा कि हमने वायरस से निपट लिया है, वायरस को कंट्रोल कर लिया है, तो वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। इसके साथ साथ हम पूरे विश्व में भी वैक्सीन पहुंचाते रहेंगे। इसी को लेकर यहां पर वैक्सीन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि सरकार को अपनाना चाहिए था, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। अब यहां पर उन्होंने फाइनेंस को लेकर भी कुछ कहा। फाइनेंस को लेकर ये कि बेसिकली जो आरबीआई है वो क्या ठीक कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आरबीआई जितना कर सकती थी
उन्होंने एक तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है आरबीआई को कि जितना अकोमोडेटिव हो सकती थी, पॉसिबल था, उतना यहां पर सपोर्ट करने की कोशिश की है इकोनॉमी को। और कल भी आपने देखा होगा यहां पर 50,000 का लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो वहां पर वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सबको यहां पर जल्दी से बिल्ड किया जाए, इसके लिए लोन प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए आरबीआई ने कल ही ये वाला जो सपोर्ट है वो आपका निकाला है। तो यहां पर रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहां पर आरबीआई जो कर सकती थी कर रही है। इसके अलावा हमारे पास काफी बड़ी मात्रा में एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पड़ा हुआ है, जो कि कुछ हद तक कंफर्ट देगा आगे आने वाले समय में। अगर सपोज हालात और ज्यादा बुरे हो जाते हैं तो यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो देश में आते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारे पास, आपको पता होगा $580 बिलियन, इससे ज्यादा पड़ा हुआ है। तो इकोनॉमी को लेकर तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, आरबीआई जो कर सकती है वो कर रही है। इसके अलावा यहां पर फेडरल रिजर्व, देखो ये तो हमने आरबीआई की बात की, फेडरल रिजर्व का भी काफी बड़ा इंपैक्ट आता है देश के ऊपर, भारत के ऊपर। फेडरल रिजर्व बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यूएस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसकी। तो आपने देखा होगा यूएस ने कई सारे स्टिमुलस पैकेज निकाले थे, काफी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में कर दी है, जिसका फायदा भारत को भी होता है। मतलब कि वहां से जो पैसा है वो निवेश किया जाता है भारत के अंदर भी। जब वहां ब्याज दर सस्ते हो जाते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लोग भारत के शेयर मार्केट, अलग अलग चीजों में निवेश करते हैं। तो यहां पर अभी तक अगर आप देखोगे, आरबीआई ने जो रघुराम राजन है, जब वो आरबीआई के गवर्नर भी थे, वो उतना ज्यादा सपोर्ट में नहीं रहते थे। काफी ज्यादा क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाए। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट में हो, वो उसके सपोर्ट में नहीं थे। जैसे कि 2013 में टेपर टैंट्रम आ गया था। टेपर टैंट्रम क्या है? बेसिकली 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद काफी सारे लिक्विडिटी दिया गया था, मतलब पैसा मार्केट में रख दिया गया था, कई सारे प्रिंटिंग की गई थी पैसों की। इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया। इसकी वजह से 2013 से जो फेडरल रिजर्व है वो यहां पर अपना ब्याज दर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भारत जैसे जो देश हैं उनमें काफी प्रॉब्लम आने लग गई। मतलब कि वहां से पैसा जो है वो लोग विड्रॉ करने लग गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा डेवलपिंग कंट्री से विड्रॉ करने लग गए थे। तो ये इसको बोला गया टेपर टैंट्रम, ठीक है। तो 2013 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसी के लिए यहां पर जो रघुराम राजन है वो एक तरह से वार्निंग देते रहते हैं कि यूएस जो है वो कभी भी वापस से ब्याज दर को बढ़ा सकता है। अभी के लिए तो नहीं लग रहा है, अभी के लिए तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ 2% का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उनका, अगर उससे चीजें ऊपर चली जाएंगी तो यहां पर वापस से वो ब्याज दर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। मतलब जब डॉलर हमारे देश से वापस जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है देश के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बयान थे जो कि अभी रिसेंटली दिया गया था। और इसके अलावा हम बात करें रघुराम राजन जी की, तो ये हम सबको पता है कि ही हैज बीन द क्रिटिक ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। 2013 में उनको अपॉइंट किया गया था आरबीआई गवर्नर के पद पर, और उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जैसे कि इनटॉलरेंस का बयान आया था। इसके अलावा बीच में एक और मुद्दा हुआ था कि आरबीआई जो है वो डिविडेंड नहीं दे रही है, इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रही है। यहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना था कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट जिसको हम कहते हैं, ये काफी हाई किया हुआ है, ये कम हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ काफी तेजी से हो जाएगी। ऑल्दो अभी आप देखोगे तो रेपो रेट 4% पर आ गया है, काफी नीचे आ गया है, ठीक है। तो रघुराम राजन जी थे तब उतना इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं किया गया था। उसके बाद उर्जित पटेल आए, थोड़ा बहुत किया गया, और अभी जो शक्तिकांता दास हैं उन्होंने काफी हद तक जो है रेपो रेट को नीचे कर दिया है। तो इस तरह का क्रिटिक जो है वो लगातार हमें देखने को मिलता है। बट आई होप कि इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट बयान दिया गया था रघुराम राजन जी के द्वारा वो मैंने आपको बता दिया है। लैक ऑफ लीडरशिप, क्लियरली उनका जो इशारा था वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर ही है, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर है, कि यहां पर चीजों को सही सीरियसनेस से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज हम देश के अंदर ये हालात देख रहे हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। रिसेंटली वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये वापस से न्यूज में आ गया था। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये एग्जैक्टली जो है ये एक तरह का लोन होता है जो आरबीआई प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन किसको किया जाता है? क्या कमर्शियल बैंक्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।